अब अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं और अब हम आपको उस एहसास, उस फीलिंग के बारे में बताना चाहते हैं जो आप अपनी अगली विमान यात्रा के दौरान महसूस कर सकते हैं। बीते कुछ दिन में आपके फोन पर, इंस्टाग्राम पर आपने कई रील्स देखे होंगे और यूट्यूब पर यूं ही रैंडमली ऐसे कई वीडियोस भी आपको दिखाई दिए होंगे जो कि किसी विमान दुर्घटना से जुड़े रहे हों या फिर एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े हों, जैसे कि किसी पायलट की जिंदगी पर किसी क्रू मेंबर का वीडियो या फिर किसी विमान हादसे की तस्वीर। ये अनयूजुअल पैटर्न आपको अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे के बाद दिखाई दिया होगा। आपने अखबारों और न्यूज चैनल्स में भी देखा होगा कि कोई फ्लाइट तकनीकी खराबी के चलते वापस लौट गई तो किसी दूसरी फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। अब इन खबरों को देखने के बाद आपके मन में ये सवाल भी बहुत स्वाभाविक है कि आखिर हवाई यात्रा आपको करनी चाहिए या फिर नहीं। इसको दूसरी तरीके से रखूं, क्या अगली हवाई यात्रा आपके लिए सुरक्षित है या फिर नहीं। सिर्फ बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें तो हवाई यात्रा करने वालों के लिए कुछ बेहद ही डरावनी खबरें आई। 3 विमानों के साथ हवा में कुछ दिक्कत आई, 2 विमानों को बीच रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा और एक विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब लोग पहले ही एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 171 के हादसे से सहमे हैं, डरे हैं और दहशत में हैं। पहली घटना में जहां पर एक ब्रिटिश लड़ाकू विमान को केरल में इमरजेंसी में उतारना पड़ा, यह कहा गया कि उसमें ईंधन कम था। दूसरी घटना में लुफ्तांजा की एक फ्लाइट को बम की धमकी के बाद फ्रैंकफर्ट वापस लौटना पड़ा। यह फ्लाइट हैदराबाद जा रही थी। तीसरी घटना में एयर इंडिया की एक फ्लाइट हांगकांग से दिल्ली आ रही थी और उसे तकनीकी खराबी के शक के बीच में रास्ते से वापस लौट जाना पड़ा। हालांकि इन घटनाओं में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने हवाई यात्रा की सुरक्षा को लेकर मन में एक चिंता पैदा कर दी है। अब हम आपको कुछ आंकड़े भी दिखाना चाहते हैं और ये नंबर्स आपको ये बताएंगे कि इस समस्या का समाधान करने के लिए सिस्टम को कौन सा पेंच कसने की जरूरत है। जहां पर भारत में 40% कमर्शियल विमान 10 साल से ज्यादा पुराने हैं, पुराने विमानों में खराबी की संभावना 30% ज्यादा होती है। DGCA में करीब 48% पद खाली हैं। DGCA के स्वीकृत 1692 पदों में से 814 पद खाली हैं और ऐसे में सूत्रों का कहना है कि जब देश के एविएशन रेगुलेटर DGCA में काम करने और निगरानी रखने वाले अधिकारी ही नहीं, तो इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश के एविएशन सेक्टर में किस तरह की निगरानी हो रही होगी। नवंबर 2024 तक देश में एयरलाइंस में 11,775 पायलट काम करते थे, जिनके बेड़े में लगभग 800 विमान थे। यानी भारत का विमानन क्षेत्र पायलट्स की भारी कमी से जूझ रहा है। पायलट ट्रेनिंग की लागत बढ़ जाने की वजह से पायलट्स की कमी हो रही है। कमर्शियल पायलट लाइसेंस की एक रिपोर्ट यह कहती है कि इंडिगो को 11,778, एयर इंडिया को 5,870 और स्पाइस जेट को 1,630 पायलट्स की जरूरत है। जहां पर भारत में 153 एयरपोर्ट्स में से केवल 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे कि दिल्ली, जयपुर, अमृतसर, कोलकाता, लखनऊ और बेंगलुरु में CAT-3B लैंडिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं और ये एक ऐसी लैंडिंग सिस्टम है जो खराब मौसम में सुरक्षित लैंडिंग को सुरक्षित करता है। भारत में ATC स्टाफ की कमी एक बड़ा कारण है, जिसके वजह से कई बार पायलट्स को लंबे समय तक हवा में चक्कर काटना पड़ता है। इंडिया में जो पायलट्स के मेजर शॉर्टेज है, जैसे अगर मैं कहूँ आपको कि इंडिया में अराउंड 2200 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस किया गया इंडिया से और आने वाले समय में अप्रॉक्सीमेटली आप माने कि 20 से 25 हज़ार नए पायलट की रिक्वायरमेंट आएंगे। पर इंडियन जो एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो उसके लिए अभी तक रेडी नहीं है, क्योंकि इंडिया में कॉमर्शियल पायलट के ट्रेनिंग का कॉस्ट बहुत हाई है। भारत सरकार ने यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यह निश्चित कर लिया है कि अगले 10 साल में 140 एयरपोर्ट्स को इम्प्रूवमेंट करके राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा।
लेकिन इतने बड़े संख्या में जब एयरपोर्ट बन जाएंगे तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का जो स्टाफ है, एटीसी कंट्रोलर जो है, वो कहां से आएंगे? आपने एविएशन एक्सपर्ट्स की राय सुनी। अब इस पूरी समस्या को लेकर हमारे भी कुछ सुझाव हैं, यानी दिक्कत कहां है ये समझ ली, अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, जिस पर एविएशन मिनिस्ट्री को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि डीजीसीए को और सख्त करना होगा। हर विमान का 6 महीने में ऑडिट अनिवार्य होना चाहिए। पुराने विमानों को 10 साल बाद रिटायर करने का नियम लागू होना चाहिए। सभी बड़े एयरपोर्ट्स पर CAT3 सिस्टम लगाया जाए ताकि मौसम खराब होने की स्थिति में भी सभी एयरपोर्ट्स के पास 100% सेफ लैंडिंग कराने की सुविधा उपलब्ध हो। AI बेस्ड मेंटेनेंस को बढ़ावा दिया जाए, जो कि खराबी को पहले ही डिटेक्ट कर ले। कम से कम 10,000 नए पायलट्स को आने वाले 5 सालों में ट्रेन करना होगा। स्टिमुलेटर ट्रेनिंग को बढ़ाकर इमरजेंसी हैंडलिंग की प्रैक्टिस करानी होगी ताकि उनके एक्सपीरियंस को एनहांस किया जा सके। ये हमारे कुछ सुझाव हैं जिस पर सरकार को गौर करना चाहिए। बाकी कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी होगा कि आखिर विमान में ये हादसे सबसे ज्यादा किस पॉइंट पर होते हैं। इसको लेकर लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन आंकड़े क्या बताते हैं? आंकड़े ये बताते हैं कि ग्राउंड पर 18.3% हादसे हुए हैं। टेक ऑफ के दौरान 10.2% हादसे हुए हैं। इनिशियल क्लाइंबिंग के दौरान, यानी कि जब एलिवेशन मिलता है उस दौरान 2.9% हादसे हुए हैं और मुख्य हवाई रास्ते पर 24.2% हादसे हुए। रनवे अप्रोच करते समय 7.2% और लैंडिंग करते समय 36.7% और बाकी किसी और रीजन से 0.6% विमान हादसे हुए हैं। अब आप एक बार जरा इस पूरे ग्राफिक्स को फुल स्क्रीन देख लीजिए ताकि आपको यह समझ में आए कि आखिर हादसे किस पॉइंट पर सबसे ज्यादा होते हैं। ग्राउंड पर, टेक ऑफ के समय, इनिशियल क्लाइंबिंग के दौरान, मुख्य हवाई रास्ते के बीच, रनवे को अप्रोच करते समय या फिर लैंडिंग के समय। इस परसेंटेज के साथ आपको एक मोटा मोटा अंदाजा होगा कि हादसे किस पॉइंट पर सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। जब कोई भी विमान गिरता है, सिर्फ मलबा नहीं गिरता, बल्कि एक पूरा सिस्टम गिरता है और ये वो सिस्टम है जो सुरक्षा का वादा करता है। यहां पर सवाल सिर्फ पायलट की चूक या तकनीकी खामी या फिर मौसम का नहीं, बल्कि सवाल उस सोच का भी है जो हर बार हादसे के बाद ही जागती है और कुछ दिन में ही खामोशी से टेक ऑफ कर जाती है। लेकिन अब हमारा मानना यह है कि हमें समस्याओं को समझना होगा और समाधान की तरफ सेफ लैंडिंग करनी होगी। यानी बातें सिर्फ कहने की नहीं, बल्कि करने की होंगी, क्योंकि बीते सिर्फ 24 घंटे में ही फ्लाइट्स के साथ जिस तरीके की घटनाएं हुई, उन्हें महज एक घटना की तरह न देखा जाए, बल्कि एक चेतावनी की तरह समझा जाए। क्योंकि भारत का एविएशन सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अगर हमने सेफ्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया तो ये उड़ानें दहशत का कारण भी बन सकती हैं। कोई सीट बेल्ट, सेफ्टी सीट बेल्ट काम नहीं करेगी अगर सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। सरकार, डीजीसीए और एयरलाइंस को मिलकर काम करना होगा, क्योंकि आसमान में उड़ने का सपना हर भारतीय का है और उसे डर में नहीं, बल्कि विश्वास में बदलना इसी सरकार और इसी सिस्टम की जिम्मेदारी भी है।